बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी मीठी सी जिंदगी। ये शादी वाला उनींदा घर अब धीरे धीरे जग रहा था। गुलाबी रोशनी जैसे उसे सहला रही थी और गेट पर सजा माधव वेड्स मोही का बोर्ड, दीवार पर लाल रंग वाली हथेलियों की छाप से होकर दरवाजे पर टंगा बंधनवार, दहलीज पर पिसे हुए चावल हल्दी के ऐपन से बना चौक, आंगन में बिछी दरियों के बीच पड़ा कोहबर का सामान जहां कल ही दूल्हा दुल्हन को शगुन के खेल खिलाए गए थे, ये सब बारी बारी चमकते जा रहे थे। कल ही बहू को विदा करा के लाए ज्यादातर बाराती इधर उधर लुढ़के अभी सो ही रहे थे। आंगन के दूसरी तरफ वाले कमरे का दरवाजा अभी बंद था। अंदर मोही की नींद टूट चुकी थी, लेकिन दिलो दिमाग जैसे अभी उठने को तैयार ही नहीं थे। ये नए नए पेंट और मोगरे गुलाब की खुशबू से गमकता कमरा, खुली अलमारी से झांकते हैंगर पर करीने से टंगे भारी भरकम कपड़े, यहाँ तक कि बगल में सो रहा माधव भी, ये सब उसे अजनबी ही लग रहे थे। क्या सचमुच शादी ब्याह इस कदर सब कुछ बदल सकता है? उसकी बोझिल पलकों में यही सवाल तैर रहा था। या आज अल सुबह जागने वाली मोही क्या वही थी जो 2 बार पापा की और 4 बार अलार्म की चेतावनी के बावजूद नहीं उठ पाती थी? उसके घर नहीं, अब मायके के कोने कोने में जो उसका वजूद बिखरा हुआ था, क्या सचमुच टेबल पर रखी 2 अटैचियों और एक अदद बैग में आ गया था? माँ की सारी यादें क्या वाकई 2 कंगनों में ही सिमट सकती थी? धीरे से उठते हुए उसने एक गहरी सांस ली। शादी उसने अपनी मर्जी से ही की थी। माधव की जॉइंट फैमिली में जगह पाना उसी की ख्वाहिश थी। फिर भी इस वक्त तो उसे अपना हमेशा अस्त व्यस्त पड़ा कमरा याद आ रहा था। किताबों के ढेर पर लेटा अपना गिटार, अपने घिसे पिटे आरामदेह कपड़े, वो पेज नंबर 65 मोड़ कर रखी हुई नॉवल जो उसके तकिए के नीचे छूट गई थी, और तलत महमूद के साथ गुनगुनाते पापा याद आ रहे थे। तभी टेबल पे रखा उसका मोबाइल घनघनाया। आंखें पोंछते हुए वो मुस्कुरा दी। चाची का मैसेज था। उठ गई गुड्डो? उसने टाइप किया। हाँ चाची। और पापा कैसे हैं? जवाब आया। थोड़ा उदास हैं गुड्डो। अच्छा सुन, आज तो चौका छुलाई की रस्म होगी ना? ससुराल में पहली बार तुझे कुछ मीठा बनाना होगा। तू खीर बनाना। अच्छा। मोही के तो ये ध्यान से ही उतर गया था। एक बारगी उसके अंदर कंपकपी दौड़ गई। तभी अगला मैसेज चमका। बताना जरूर कि सास ने नेक क्या दिया। आगे एक स्माइली बनी हुई थी, लेकिन मोही मुस्कुरा नहीं पाई। यही तो वो बात थी जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। फोन किनारे रखकर मोही जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश करने लगी। उसकी धड़कनें ऐसे अजीब व गरीब तरीके से भाग रही थीं, मानो कोई मुश्किल इम्तिहान देने जाना हो। तभी तो चाची की कही बातें नोट्स की तरह याद आ रही थीं। उन्होंने बताया था कि शादी 2 परिवारों को जोड़ती है, इसीलिए ऐसे कई खूबसूरत रीति रिवाज रस्में बनते चले गए ताकि इन नए रिश्तों को बनना आसान हो सके। उन्होंने ही उसे इस चौका छुलाई या बहू भात की रस्म के बारे में भी बताया था, जब परिवार के सभी लोग नई बहू का बनाया व्यंजन खाकर उसे आशीर्वाद और नेक दिया करते हैं। तब मोही ने अटकते हुए पूछा था, और अगर अच्छा नहीं बन पाया तो? चाची उसी रौ में कहती चली गई थी। अरे तब तो बंटा धार। फिर उसके फीके पड़े चेहरे को देखकर वो सकपका गई। ओहो, मुंह से ऐसे ही निकल गया। अरे मैं तुझे कुछ चीजें बनाना सिखा दूंगी ना। चल गुड्डो, पहले तू ये ठीक से साड़ी बनाना तो सीख ले। कपड़े की चुन्नटों को उंगलियों पर लपेटकर खोंचते हुए मोही ने हालांकि मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन माथे पर पड़ी शिकन हटा नहीं पाई थी। उसके घर में हमेशा से बस वो थी, पापा थे और मम्मी की छोड़ी खाली जगह थी।
तभी उसके अंदर एक चाह मजबूत होती गई थी कि उसका एक लंबा चौड़ा परिवार होता, आपस में जो गप्पे लड़ाते, प्यार करते, लड़ते और मजे भी करते। खूब नाते रिश्तेदार होते जो घर में आते जाते रहते। हाल फिलहाल तो उसके पास से चाची ही थीं जो साल छमाहे आकर उनका घर ठीक ठाक कर जाती, किचन के सामान को धूप दिखाती, बर्बाद हो रही चीजों को ठिकाने लगाते हुए पापा और उसको लेक्चर पिलाती, चेतावनी देती, समझाती और दुनियादारी सिखाने की कोशिश करती। उनके जाते ही वो और पापा सब कुछ भूल भाल के दोबारा चाची से डांट खाने के रास्ते पर बढ़ जाते। उन्होंने ही तो माधव के बारे में पापा से खुसुर फुसुर की थी, बताया था कि लड़का अच्छा है, अकेली संतान है, नौकरी वगैरह सब बढ़िया है। समस्या यह है कि उसकी बड़ी सी जॉइंट फैमिली है। उसकी मम्मी सुना है बड़ी सख्त मिजाज हैं और शादी के बाद दुल्हन को उनके कस्बे वाले घर में कुछ वक्त रहना होगा। लेकिन जो बातें चाची को समस्या लग रही थीं वो उसके लिए खुदा की नियामतें थीं। लंबा चौड़ा परिवार, कस्बे की चहल पहल से भरा माहौल, ये सब उसके कानों में जैसे शहद घोल रहा था और उसने सोच लिया था कि अपनी तरफ से वो ऐसे घर परिवार का हिस्सा बनने की पूरी कोशिश करेगी। माधव की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। बस तमन्ना ये हुई कि काश माधव की मम्मी सच में उसकी भी मम्मी बन जाए, वो जगह जो उसकी जिंदगी में हमेशा से खाली थी वो भर जाए। एक ठंडी सांस लेते हुए वो उन ख्यालों से निकल आई और तैयार होने पर दोबारा ध्यान लगाया, लेकिन हड़बड़ी में साड़ी बंद ही नहीं रही थी। वैसे कल शाम मुंह दिखाई की रस्म के वक्त माधव की ताई जी ने उससे कहा था, बहू रानी, हम जानते हैं कि आजकल लड़कियां अपने मन मुताबिक कपड़े पहनती हैं, सो तुम पहन लेना जो चाहे। क्यों उषा रानी? मोही की निगाहें भी उषा रानी यानी अपनी सासू माँ की तरफ उठ गई थीं, पर वो किसी काम में व्यस्त थीं। लेकिन गोद भराई के वक्त उनकी चचेरी ननद ने जो उसके कानों में फुसफुसाया था, वो बात उस वक्त तक उसके जहन में घूम गई थी। ओ भाभी, पता है हमारी काकी यानी माधव भैया की मम्मी ना घर को भी अपने स्कूल की तरह चलाती हैं। हर चीज में परफेक्ट हैं वो। किचन में अगर मसाले की एक डब्बी भी इधर से उधर हुई या सोफे का कोई कुशन, उनको बर्दाश्त नहीं होता। सबको बहू भी उनसे 21 ही चाहिए। हाँ। मोही की नजर दूर बैठी माधव की मम्मी पर चली गई। हाथ बांधे आराम से बैठी थी वो, बिल्कुल धीर गंभीर, वाकई परफेक्ट। दूसरी तरफ बुरी तरह से हड़बड़ाए हुए पापा थे, लगातार अपनी आंखें पोंछ रहे थे, लेकिन जब उनसे नजरें मिलती तो बहादुर बनते हुए मुस्कुरा देते। कभी टीके की थाली कहीं रखकर भूल रहे थे तो कभी किसी अटैची की चाबियां। उसका मन हुआ गोद में डाले जा रहे नारियल, मेवे, लिफाफे सब किनारे रख दे और भाग के पापा से लिपट जाए। उसकी आंखें नम हो आईं। काश पापा मम्मी ने लव मैरिज ना की होती और उनके परिवारों ने नाते तोड़ न लिए होते, तो उनका हाथ बटाने उनके भी खूब सारे रिश्तेदार यहाँ होते, न कि केवल एक चाची जो चकरघिन्नी सी घूमते हुए सब संभाल रही थी। लेकिन उनके घर चले जाने के बाद तो पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। चंद आंसू उसके गालों पर ढुलक ही आए। इसी सोच की वजह से उसके मन में अरेंज्ड मैरिज की तरफ हमेशा एक झुकाव रहा था, लेकिन फिलहाल तो उसका उठकर भाग जाने का मन हो रहा था। तभी उसकी निगाह माधव की मम्मी पर पड़ी। वो माधव को बुलाकर उससे कुछ कह रही थी। वो सिहर गई। उन्हें कोई शिकायत तो नहीं? उसी वक्त सामने से फूल मालाएं लेकर आते हुए पापा का पैर कालीन में फंस गया। पापा चिल्लाते हुए वो उठने को हुई कि तभी तीर की तरह आकर माधव ने उनको थाम लिया। मोही को एहसास हुआ कि माधव की मम्मी ने उसे पापा की मदद करने को कहा था। पहली बार माधव उसे अपना सा लगा। वो मुस्कुरा दी। सासू माँ का चेहरा अभी भी गंभीर था, लेकिन उनके मन की कोमलता मोही के मन को छूने लगी थी। पुरानी यादों को परे सरकाकर मोही कमरे से बाहर चली आई। माधव अब तक सो रहा था, लेकिन काफी लोग उठ चुके थे। जल्दी जल्दी सबके पैर छूते हुए जैसे ही वो सासू माँ के सामने आई, बस तभी साड़ी उसके पैरों में उलझ गई। अरे अरे संभाल के की बुदबुदाहटों के बीच संभलते हुए उसे खुद पर कोफ्त हो आई। जब ज्यादा कोशिश करो कि कहीं कोई चूक ना हो, क्यों तभी सबसे ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं। कितनी मशक्कत की थी उसने।
चाची की मदद से जायफल और जावित्री पहचानना सीखा था, काम चलाऊ तुरपन करनी सीखी थी, पूजा में इस्तेमाल होने वाले पीतल के बर्तनों को चमकाना और एक भजन भी सीखा था। लेकिन क्या हुआ? उनकी दी हुई बनारसी साड़ी में वो पैरों का आलता लगा बैठी, एक अंगूठी जाने कहाँ रख के भूल गई। और अभी कायदे से पैर छूकर आशीर्वाद लेने का स्कोप था तो लुढ़क गई। तभी चचेरी ननद की चुलबुली आवाज से उसका ध्यान टूटा। हमारी काकी को लुभाने के लिए आप क्या बनाओगी? उसने अटकते हुए पूछा। खीर बना दूं? सासू माँ ने हाँ में सर हिला दिया। अपनी कशीदाकारी वाले पल्लू को संभालते हुए वो किचन में गई और खीर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सुंदर दिखती शेल्फ्स में सब कुछ इतने करीने से लगा था कि डिब्बों पर लगे लेबल्स को देखकर उसने सारा सामान निकाल लिया। दूध का भगोना गैस पर चढ़ाया, चीनी नाप के रख दी, चावल धो के भिगो दिए और एक प्लेट में काजू, मखाने और बादाम कतरने लगी। ये खीर सासू माँ के दिल तक की बाधा दौड़ का आखिरी पायदान था। खौलकर गाढ़े होते हुए दूध में चावल डालकर वो कलछी से धीरे धीरे चलाने लगी। एक जानी पहचानी सौंधी सी खुशबू उसे कोई साल भर पीछे के वक्त में ले जाने लगी। उस दिन में जब वो पेट के बल लेटी हुई अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन अपने लिए ड्रेस ढूंढ रही थी, फिर अचानक उसने आवाज़ लगाई थी, पापा ये स्कर्ट देखो कितनी ट्रेंडी है ना। पापा आए और आराम से किसी दूसरी जगह क्लिक करते हुए बोले, और ये सलवार सूट कैसा है? उसकी एक भौं ऊपर उठ गई। पर मैं सूट कहाँ पहनती हूँ? वो बोले, वैसे ये पिंक तुम्हारी मम्मी का पसंदीदा था। मोही के कंधे झुक गए। वो जानती थी कि ये इमोशनल ब्लैकमेल है, फिर भी उसने वो सूट ही ऑर्डर कर दिया। वो भी तो मम्मी की नापसंदगी की दुहाई देकर पापा की सिगरेट छुड़वा पाई थी, उनकी मुस्कुराहटें वापस ला पाई थी। लेकिन इस वक्त पापा की दबी हुई मुस्कान पर उसे शक हो रहा था। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने फरमाइश भी की थी, गुड्डो खीर बनाना कभी, वैसी जैसी तेरी मम्मी बनाती थी। और अब ये गुलाबी सूट, आखिर पापा थे किस चक्कर में? मोही का शक सही निकला था, क्योंकि कुछ दिनों बाद चाची ढेर सारी नसीहतें लिए आईं और उसकी जिंदगी उथल पुथल करके रख दी। अपना सामान कायदे से रखो, ये पहनो, ऐसे बोलो, वैसे चलो, ये सीखो, वो करो। उफ। फिर जाके उसे इन सब का कारण पता चला, और वो कारण था चाची के दूर के रिश्ते का एक जाना माना परिवार, जहां वो उसकी शादी कराना चाहती थी। मोही को बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया। पापा को अकेला छोड़कर वो कैसे जा सकती थी? उसने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उस लड़के माधव की फोटो आगे पीछे घुमाते हुए उल्टे उसको ही समझाने लगे। अरे भाई कोई जबरदस्ती थोड़ी है, बस मिल लेना। मोही ने होंठ कस लिए और नजरें भी घुमा ली। फिर पापा की आवाज़ धीमी हो गई, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी मेहमान नवाजी किया करती थी। उसने एक गहरी सांस ली। ओके ओके, लेकिन कोई और वादा नहीं है? हाँ बिल्कुल गुड्डो, कहते हुए पापा मुस्कुरा दिए, और वो उनकी आंखों में घुमड़ते बादल देखती रह गई। जब इतनी तकलीफ होती है तो विदा करने की सोचते ही क्यों हैं? मेहमानों के आने वाली शाम वो अपनी घिसी हुई जीन्स और ढीले ढाले कुर्ते में घूमती रही, अपने घुंघराले बालों को कस के बांधकर चाची के साथ काम करने में जुटी रही। जब माधव अपने परिवार के साथ दाखिल हुआ, उस वक्त वो छत पर खड़ी थी। उनमें से एक महिला जिनकी शक्ल माधव से मिल रही थी, वही उसकी माँ होंगी। उसने ये सोचा ही था कि तभी अंदर आते आते वो महिला ठिठक गई और उन्होंने सीधा ऊपर देखा, उसकी तरफ। मोही अपनी जगह जम के रह गई। लगा जैसे वो निगाहें उसके अंदर झांक रही हों, उसके मन की उस जगह को भी देख पा रही हों जो मम्मी के जाने के बाद खाली रह गई थी। बाद में उसे लगा कि शायद वो चंद पल उसकी कल्पना रहे हों। ऐसे कैसे किसी अजनबी से जुड़ाव हो सकता है? फिर भी उसने नया वाला गुलाबी सूट पहन ही लिया, एक छोटी सी बिंदी लगाई, बाल खोले और बाहर आ गई। उसे देखकर पापा और चाची की आंखों में हैरत उभरी और माधव की आंखों में तारीफ। लेकिन उसकी माँ ने न कुछ पूछा न कुछ कहा, न ही उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान हुई। उनकी आंखों में एक माँ की सहज आश्वस्ति थी जो कभी अपने बच्चे को जज नहीं करती।
फिर अगली सुबह पहली बार उसने खीर बनाई थी। हालांकि उसमें मम्मी वाला स्वाद नहीं था, लेकिन पापा उसके मन की बात समझ गए थे और आज इस वक्त वो अपने ससुराल की इस किचन में मौजूद थी। तभी उसे एक अजीब सी गंध आती महसूस हुई। एक बार की वो चिल्लाई और फिर स्तब्ध रह गई। ये जलने की महक थी जो उसकी खीर से आ रही थी। जल्दी से गैस बंद करते हुए मोही की आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए। दोबारा खीर बनाने का वक्त नहीं था, लेकिन इसे खाकर सब क्या सोचेंगे। और सासू मां, उसके आंसू और तेजी से बह निकले। तभी अपने कंधों पर उसे स्पर्श महसूस हुआ। पता नहीं कब माधव वहां आ गया था। बोला, ओहो, ये तो जल गई। फिर मुस्कुराते हुए उसने मोही के माथे पर झूल आई एक लट कान के पीछे उड़स दी। चलो कोई नहीं, इसे फेंक दो, मैं नुक्कड़ वाले हलवाई से चुपचाप ले आता हूं ना, कुछ वही सर्व कर देना। मोही उसे देखती रह गई। आंखें अभी भी कुछ धुंधलाई हुई थीं, लेकिन मन की आंखें बिल्कुल साफ देख पा रही थीं। माधव को कितनी परवाह थी उसकी। वो माधव जिसके साथ गठबंधन हुआ था, साथ साथ फेरे लिए थे। उस माधव से अब दिल भी बंधने लगा था। आंखें पोंछती हुई वो मुस्कुराई। पर ऐसा करना बेईमानी होगा ना, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बेस्वाद लगी तो माफी मांग लूंगी। उसके सर पर अपना गाल सटाए खड़ा माधव मुस्कुरा कर बोला, यार ये खीर बेस्वाद हो भी गई तो क्या, ये तय है कि अपनी जिंदगी बहुत मीठी होने वाली है। दोनों देख नहीं पाए कि दरवाजे की आड़ में सासू माँ खड़ी हुई थी और वो धीरे से वापस लौट गई थी। माधव के जाने के बाद मोही ने सावधानी से ऊपर ऊपर की खीर को दूसरे पतीले में डाल दिया। फिर उसे ठंडा होने को रखकर वो रसोई से कुछ हटकर बनी जगह पर जाकर जले हुए भगोने को साफ करने लगी। वापस आकर उसने कतरे हुए मेवे बुरके और फिर डोंगे को बाहर ले आई। इंतजार में बैठे चेहरे खिल उठे। सबको खीर चखते हुए देखकर उसकी जैसे सांस ही रुक गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। माधव के चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कान देखकर डरते डरते उसने भी एक चम्मच खीर मुंह में डाली और दंग रह गई। इसमें तो अब मम्मी के हाथ वाला स्वाद और खुशबू आ रही थी, लेकिन कैसे? तभी बुआ हंसते हुए बोली, सुनो उषा बीबी, अपनी होशियार बहू को अब नेक तो दे दो। सासू माँ ने अपना सतलड़ा हार उसके गले में डाला तो मोही चौंक पड़ी। उनकी उंगलियों में इलायची और केवड़ा महक रहे थे। इसका मतलब उन्होंने ही खीर के जलेपन को छिपाकर उसका स्वाद बढ़ा दिया था। सचमुच माँ ऐसी ही तो होती है, बिना जताए बहू को बेटी बना लिया करती हैं। तभी उनका हाथ मोही के सर पर टिक गया। मुस्कुराते हुए उसने अपनी नम आंखें मूंद ली। दिल की सारी खाली जगहें अब भरने लगी थीं। जाने कितनी देर वो ऐसे ही बैठी रही। तभी फोन पर चाची का मैसेज घनघनाया, अरे गुड्डो, नेक में क्या मिला? उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया, मम्मी मिल गई। बस इतनी सी थी ये कहानी।